द्विध्रुव ध्रुव की निरक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य कौन होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि हमारा कोई भी डायपोल है, ये इसका नेगेटिव आवेश होगा, ये इसका पॉजिटिव आवेश है। तो दोस्तों इसका जो निरक्ष पॉइंट होता है इस पर हमें बताना है कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं जो विद्युत क्षेत्र होता है इन दोनों के मध्य एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 180 डिग्री। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव आवेश से लेकर के पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। और दोस्तों इस पॉइंट पर जो हमारे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी वो जाएगी इस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं पॉजिटिव आवेश के कारण जो डायरेक्शन होती है हमारी इससे दूर होती है आवेश से, और नेगेटिव आवेश के कारण हमारा यानी दोस्तों नेगेटिव आवेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो इन दोनों का यदि अपन परिणाम ही निकालेंगे दोस्तों हमारे इधर ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र एवं जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है दोस्तों इन दोनों यानी दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, तो इनके दोनों के मध्य दोस्तों जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना, कोई भी हमारा डायपोल होता है उसके निरक्ष पर दोस्तों हमारा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र के मध्य जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों ही यानी विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक प्रकाश स्रोत प्रेषक से दूर जा रहा है तब प्रकाश तरंग की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया कि हमारा कोई एक प्रेक्षक है, उसको दोस्तों हमारा जो प्रकाश स्रोत है वो दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इससे निकलने वाला जो प्रकाश है उसकी जो आवृत्ति है इसको बढ़ी हुई प्रतीत होती है जब यही से दूर जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका कारण क्या है, डॉपलर प्रभाव, व्यतिकरण, विवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि दोस्तों हमारा जो डॉपलर का प्रभाव हमें यही कहता है कि यानी जब स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य दोस्तों यदि आपेक्षिक गति होती है यानी दोस्तों एक दूसरे यानी कोई भी एक गति करता है तो दोस्तों ये जो स्रोत है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें परिवर्तित होती दिखाई देती है, यानी दोस्तों बढ़ी हुई भी दिखाई देती है और कम भी दिखाई देती है। तो यानी दोस्तों जो इसकी जो आवृत्ति चेंज दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है, डॉपलर प्रभाव के कारण। यानी ये जो हमारा डॉपलर वैज्ञानिक है उन्हीं ने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों यहाँ पर जो स्रोत है वो प्रेक्षक से दूर जा रहा है, यानी इनके मध्य आपेक्षिक गति हो रही है, इसी के कारण दोस्तों हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हमें चेंज प्रतीत दिखाई देती है यानी बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो जाएगा डॉपलर प्रभाव। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि ए भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक विद्युत क्षेत्र क्यों रखा गया है, इसके फलकों में से एक फलक पर विद्युत अभिवाह है यानी विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा। यानी दोस्तों हमें क्या बताना कि आपके पास कोई एक घन है उसके अंदर दोस्तों एक क्यों आवेश रखा हुआ है, यानी इस प्रकार से कोई घन है इसके सेंटर में दोस्तों हमारा क्यों आवेश रखा हुआ है, इसकी भुजा आपको ए दी हुई है। तो आपको बताना है कि इसके एक फलक से निकलने वाला जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, एक फलक से बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी एक बंद आकृति के मध्य क्यों आवेश रखा हो तो दोस्तों गाउस के नियम के अनुसार इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो दोस्तों पूरे घन के लिए हमारा इसका मान हो जाएगा क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोस्तों हमें एक ही यानी फ्लक्स से पूछा गया है, तो हम जानते हैं दोस्तों घन के 6 फ्लक्स होते हैं, तो एक फ्लक्स के लिए अपन निकालेंगे तो इसका छठा हिस्सा हो जाएगा। तो घन के एक फलक से दोस्तों निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा यानी कि विद्युत अभिवाह हो जाएगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, क्यों अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पूरे फलक के लिए हमारा ये होता है तो एक फलक के लिए कितना हो जाएगा, इसका छठा हिस्सा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी क्यों अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। यानी दोस्तों हमारा कोई वायु के अंदर एक धन आवेश रखा हुआ है यानी एक इकाई धन आवेश रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला दोस्तों हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा वो बताना कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यानी कोई हमारा बंद यानी एक पृष्ठ होता है उसके अंदर यदि कोई आवेश क्यों रखा हो तो उसके लिए दोस्तों गाउस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है यानी फाई होता है वो सिग्मा यानी क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इकाई धनावेश दिया हुआ है यानी क्यू का मान 1 दिया हुआ है, तो इसके लिए जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो यानी इसकी पावर -1 हो जाएगी और ये हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यानी मेरे यानी पिछली शिफ्ट ही थी दोस्तों इसमें पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों याद रखना। यानी दोस्तों जो ये इकाई धनावेश देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इससे कन्फ्यूज नहीं है ना, क्योंकि दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू का मान आपको 1 रखना है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि यदि
यदि मान लिया जाए कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि मान लें कि दोस्तों हमारा जो पृथ्वी है इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो अचानक से खत्म हो जाए यानी लुप्त हो जाए, तो आपको बताना कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा या द्रव्यमान वही रहेगा, या द्रव्यमान शून्य हो जाएगा या भार वही रहेगा, या दोनों ही शून्य हो जाएंगे, या दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। दोस्तों याद रखना, जो वस्तु का द्रव्यमान होता है यानी मास होता है दोस्तों वह हमेशा कांस्टेंट रहता है, और दोस्तों जो भार होता है हमारा भार होता है mg, यानी दोस्तों यह ग्रेविटी पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों यदि इसकी अपन ग्रेविटी को अपन अचानक से लुप्त हो जाती है तो दोस्तों इसका जो भार होगा वो तो हमारा शून्य हो जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान होता है दोस्तों हमारा यानी कि इस वस्तु को कहीं पर भी ले जाएं द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसके कारण दोस्तों यानी एक निश्चित मान होता है। तो इसके कारण दोस्तों यदि पृथ्वी का अचानक से यानी गुरुत्व कम हो जाएगा तो दोस्तों उसका जो वस्तु का भार है वो तो हमारा शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान होगा वो वही रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, यानी दोस्तों हमारा जो चंद्रमा है इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी दोस्तों वायुमंडल नहीं है, उसका कारण क्या है कि यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या यह सूर्य के प्रकाश से यानी प्राप्त करता है, या यह यहाँ गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से कम है। यानी दोस्तों हम जानते हैं कि दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारा जो चंद्रमा होती है उसके लिए दोस्तों जो पलायन वेग का मान होता है वो बहुत ही कम है, और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो गैस यानी इसका पलायन वेग का मान दोस्तों इतना कम है कि हमारी जो गैस होती है इसके जो अणुओं की गति होती है उससे भी कम है। तो दोस्तों यानी कि पलायन वेग का कम होने के कारण जो हमारे जो अणु है वो दोस्तों यानी इससे पलायन कर जाते हैं, यानी दोस्तों इससे दूर चले जाते हैं। बल्कि पृथ्वी पर क्या है कि दोस्तों पलायन वेग का मान अधिक होने के कारण दोस्तों यानी कि जो इसके जो अणु की गति है उससे अधिक हमारा पलायन वेग का मान, तो दोस्तों जो गैस के अणु हो वो यहाँ से पलायन नहीं कर पाते ग्रेविटी के कारण। तो यहाँ से क्या होता है कि दोस्तों हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर वायु है यानी जो गैस है दोस्तों वहीं पर बनी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। लेकिन चंद्रमा पर दोस्तों जो अणुओं का गैस के अणुओं की जो गति है वो पलायन वेग से अधिक है, यानी पलायन वेग का मान वहाँ पर कम है। तो इसी के कारण दोस्तों यानी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इसका अब देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन है, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि दो आकाशीय पिंड S1 व S2 जो एक दूसरे से दूर नहीं है निम्न कक्षाओं में परिक्रमा करते दिखाई देते हैं। दोस्तों आपको बताना कि हमारे कोई दो पिंड है S1 एवं S2, यदि दोस्तों यानी वह एक दूसरे की यानी ज़्यादा दूर नहीं है तो दोस्तों उसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण दोस्तों यानी कि एक दो यानी कक्षाओं में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना कि वह अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर गति करेंगे या स्वेच्छा से गति करेंगे, या जो S1 है दोस्तों वो स्थिर रहेगा, या S2 इसके चारों ओर गति करेगा, या S2 स्थिर रहेगा और जो S1 है वो इसके चारों ओर गति करेगा। दोस्तों आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना, जब दो पिंड यानी स्वेच्छ हों और दोस्तों यदि वे एक दूसरे की ग्रेविटी के कारण दोस्तों यदि यानी गति कर रहे हैं तो दोस्तों इसका जो द्रव्यमान के अंदर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पर कोई दोस्तों कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। इस निकाय के अंदर यदि बाह्य बल नहीं लगेगा दोस्तों द्रव्यमान के अंदर वही रहेगा, और जो दोनों पिंड है वो गति करेंगे दोस्तों वो द्रव्यमान यानी जो केंद्र होगा उसके चारों ओर ही गति करेंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दो आकाशीय पिंड यदि S1 व S2 एक दूसरे के अधिक दूर नहीं है तो जो परिक्रमा करते दिखाई देंगे वो अपने केंद्र जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसके चारों ओर ही करते दिखाई देंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सार्वत्रिक गैस नियतांक R का SI मात्रक है। दोस्तों हमारा जो सार्वत्रिक गैस नियतांक यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R है इसका SI मात्रक बताना कितना होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो हमारा आदर्श गैस का समीकरण होता है PV = nRT। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो दोस्तों हमारा P × V यानी जूल का यानी जो हमारा ऊर्जा का सूत्र होता है तो इन दोनों का यानी मात्रक तो दोस्तों हमारा जूल हो जाएगा, और इधर दोस्तों यदि अपन R का निकालेंगे तो दोस्तों जूल के अंदर जो N है यानी दोस्तों मोलों की संख्या यानी मोल से इसको डिवाइड कर देंगे, और दोस्तों ये हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का अपन जानते हैं होता है केल्विन। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो मात्रक हो जाएगा सार्वत्रिक गैस नियतांक का वो जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा, यानी दोस्तों जूल पर केल्विन मोल। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारा जो PV = जो nRT होता है इससे अपन देखते हैं कि जो R = में प्राप्त हो जाएगा वो PV/NT प्राप्त हो जाएगा। तो PV होता है हमारा जूल, N होता है मोल, और दोस्तों T हो जाएगा केल्विन। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक द्रव्य का पृष्ठ तनाव 70 डाइन पर सेंटीमीटर एम है, तो एमकेएस पद्धति में इसका मान होगा। यानी दोस्तों हमें क्या दिया हुआ कि हमारा कोई भी एक द्रव्य है, इसका जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, वो हमें कितना दिया हुआ है, 70 डाइन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें दोस्तों इसको बदलना है न्यूटन पर मीटर में। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो एक डाइन हो जाएगा वो 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है वो 10 की घात माइनस 2 मीटर होता है। तो यदि दोस्तों इसको अपन न्यूटन पर मीटर में चेंज करेंगे तो दोस्तों यदि डायन को न्यूटन में अपन चेंज करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 से। और यदि सेंटीमीटर को दोस्तों अपन मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 2। तो इसको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों, ये -2 से कट कर यहाँ पर -3 बच जाएगा। या दोस्तों एक जीरो को इधर शामिल करने पर अपन को इसको लिख सकते हैं 7 गुना 10 की घात -2। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों 70 डायन पर सेंटीमीटर को यदि अपन एमकेएस पद्धति में चेंज करते हैं यानी न्यूटन पर मीटर में चेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 7 गुना 10 की घात -2 न्यूटन पर मीटर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो आज का अंतिम क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि 8 त्रिज्या तथा m द्रव्यमान वाले एक गोले का उस पर एक स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। यानी दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई एक गोला है, उसकी जो स्पर्श रेखा है उसके अनुदिश दोस्तों हमारा जो x होगा उस x के सापेक्ष इस गोले का हमें बताना जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसके व्यास से गुजरने वाला जो x होता है उसके सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो 2/5 mr² होता है। और दोस्तों समांतर प्रमेय के अनुसार अपन जानते हैं कि यदि हमारे कोई एक्स का सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो, उसी के समांतर यदि कोई अन्य एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो तो दोस्तों हमारा जो ज्ञात एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है इसके अंदर दोस्तों अपन इसका जो द्रव्यमान होता है इससे इन दोनों की मध्य दूरी होती है उसको वर्क करके दोस्तों उसे मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। यानी तो इसका द्रव्यमान हो गया m और इनके मध्य की दूरी हो जाएगी इसकी त्रिज्या के बराबर, यानी दोस्तों r² हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों इसमें जोड़ देंगे दोस्तों हमारा जो इसको स्पर्श रेखीय अक्ष हो जाएगा इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो यदि इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7/5 mr²। है तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज के 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।